30 मई 2024 की रात लगभग 11:45 के आसपास एक लड़का जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ था, रात के अंधेरे में, वह मध्य प्रदेश का एक इलाका है जबलपुर, उसी का एक थाना लगता है सिविल लाइन, वहाँ पर अंदर थाने में जाता है। संतरी जो ड्यूटी पर लगा था संतरी से पूछता है कि संतरी साहब, मुझे SHO से मुलाकात करनी है। संतरी पूछता है कि क्या काम है तुमने अपने चेहरे को क्यों ढका हुआ है? वह लड़का अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है और उसको हटाते हुए कहता है कि मेरा नाम मुकुल है और मैं वही मुकुल हूँ जिसने 2 कत्ल किए हैं, जिसको आपकी पुलिस पिछले 75 दिनों से तलाश कर रही है। जैसे ही संतरी यह बात सुनता है, संतरी कुछ समझ नहीं पा रहा था वो अगला कदम क्या उठाए। तभी वह जोर जोर से चीखने लगता है। संतरी की आवाज सुनने के बाद जो आसपास के पुलिस वाले इधर उधर खड़े हुए थे, इधर उधर जमा थे, वह पुलिस वाले तुरंत ही मौके पर आ जाते हैं। पूछते हैं क्या बात है? वह कहते हैं कि यह वही मुकुल है जिसे हम 75 दिनों से तलाश कर रहे थे। दरअसल मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की पुलिस एक कातिल को कई राज्यों से तलाश कर रही थी, लेकिन वह मिलता ही नहीं है। आखिरकार पुलिस परेशान हो जाती है और उसने यह कत्ल क्यों किया, इसकी वजह जानने के लिए पूरा शहर या पूरा प्रदेश, जहां जहां तक यह खबर फैली होती है, वहां लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस लड़के ने यह कत्ल क्यों किया है। फिर अगले दिन 31 मई 2024 को उस जिले के जो SHO होते हैं वह इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हैं और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की यह वजह हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज वाला में आपका स्वागत है। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। आज जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की है। एक घर के पिछले दरवाजे को एक व्यक्ति मशीन से काटता है और कटर मशीन से काटने के बाद उसके घर के अंदर प्रवेश करता है। घर के अंदर 3 सदस्य मौजूद थे, एक पिता, एक बेटी और एक बेटा। बेटा और बेटी कमरे में आराम से खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। साथ ही जो पिता थे वह रसोई में बैठकर सुबह का नाश्ता वगैरह तैयार कर रहे थे। जैसे ही इस व्यक्ति ने दरवाजा काट कर अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले रसोई में जाता है क्योंकि वहां से कुछ आवाज आ रही थी और वहां जाने के बाद उसके पास एक भारी वस्तु होती है और जैसे ही रसोई में काम करने वाले व्यक्ति ने मुड़कर पीछे देखा तभी उस लड़के ने उस भारी वस्तु से तेजी से उनके सर पर वार किया, यानी कि उस व्यक्ति को संभलने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है और जैसे ही उसको वह भारी वस्तु शरीर पर लगती है वह व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरने के बाद फिर वह लड़का अपनी पूरी ताकत से एक के बाद एक उस भारी वस्तु को उस आदमी के सर पर मारना शुरू कर देता है, यानी कि वह इतनी तेजी से मार रहा था कि जो सर था उसकी जो हड्डियां थी वह चकनाचूर हो जाती हैं। जब सिसकियों की आवाज, उस भारी वस्तु की आवाज जो सर पर पड़ रही थी वह कमरे तक पहुंच जाती है और कमरे में जो व्यक्ति के 8 साल का बेटा होता है जिसका नाम तनिष्क होता है, तनिष्क उन आवाजों को सुनकर कमरे से बाहर निकलता है और जब रसोई घर की तरफ नजर पहुंचती है तो देखता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम मुकुल है, वह जो पड़ोस में रहता है, एक लड़का, वह उसके पिताजी को मार रहा है। वह 8 साल का लड़का उस मुकुल के पास जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है और पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मेरे पापा को मत मारो, यानी कि वह रोने लगता है। लेकिन वह व्यक्ति बिल्कुल भी शांत नहीं होता है और जब तक उसका मन करता है तब तक उस व्यक्ति को जो खाना बना रहा था, यानी कि जो पिता होते हैं, उनको मारता रहता है। जब उसको मार मार कर वह थक जाता है और उसके बाद वह लड़का जो उसके पैरों में पड़ा होता है, एक 8 साल का बच्चा होता है, एक बार उसके सर पर करता है और दूसरा बार उसके कंधे पर करता है। 2 बार होते ही 8 साल का वह बालक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वह एक के बाद एक फिर से बार करना शुरू कर देता है
है। पहले तो उसके पिता को मारा, बाद में उसके बेटे को मारा। अब इन आवाजों को सुनकर जो लड़की कमरे के अंदर मौजूद थी वह भी कमरे से बाहर निकलती है। बाहर निकल के उसने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा, जो नजारा देखा, उसे देखने के बाद उसकी भी चीख निकल जाती है। वह लड़की जब चीखने की कोशिश कर रही थी तब उससे वह लड़का कहता है कि चीखने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। इसके बाद उस लड़के ने जो जगह जगह चारों तरफ ब्लड फैल चुका था और 2 लाशें पड़ी थी, ब्लड को समेटने की कोशिश करता है और लाशों को पॉलीथीन में पैक करने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की से कहता है कि तुम्हारे पिताजी कुछ नाश्ता बना रहे थे, मैं जितनी देर में इस सब को समेटता हूँ, इन लाशों को समेटता हूँ, तब तक तुम नाश्ता तैयार कर दो। इसीलिए कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। वह लड़की रसोई में जाती है, आराम से नाश्ता तैयार करना शुरू कर देती है और जैसे ही नाश्ता वह तैयार कर देती है, ब्लड साफ करने के बाद वह लड़का अपने हाथ पैर धोता है और उसके बाद फिर आराम से बैठकर नाश्ता करता है। और नाश्ता करने के बाद यहाँ से जब आगे की प्रक्रिया होती है तो उस लड़के ने इन दोनों लाशों को पॉलीथीन में पैक कर दिया था, क्योंकि बच्चा वह छोटा था, इसीलिए उसने उस 8 साल के बच्चे की लाश को फ्रिज के अंदर पैक कर दिया था। और जो आदमी था उसे पैक कैसे करें यह समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने उसको पॉलीथीन के अंदर वैसे ही छोड़ दिया। और वहां से फिर नाश्ता करने के बाद दोपहर 12:23 पर उस कमरे को छोड़ देता है और यहाँ से फिर लड़की से कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। दरअसल यह लड़की जिसका नाम काव्या होता है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, जब वह यहाँ से निकल रही होती है, इस कातिल के साथ उसने एक 4 सेकंड का ऑडियो मैसेज बनाया और मैसेज बनाने के बाद व्हाट्सएप पर अपनी चचेरी बहन को भेज देती है। उस मैसेज में कहती है कि जो पड़ोस का एक लड़का है जिसका नाम मुकुल सिंह है, उसने पापा और भैया दोनों को मार दिया है, इतना कहती है। और इतना कहने के बाद वहां से उस लड़के के साथ आराम से निकल जाती है। लगभग 4 बज जाते हैं शाम के। तब उसकी चचेरी बहन अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को चेक कर रही थी, तब उसने देखा कि काव्या का एक 4 सेकंड का ऑडियो मैसेज पड़ा है। आखिरकार उसने क्या भेजा है, उसने उस वॉइस मैसेज को डाउनलोड किया और कान में लगाकर बड़े आराम से सुनने लगती है। पता चलता है कि पापा और भैया को पड़ोसी मुकुल सिंह ने मार दिया है। इतना ही वह 4 सेकंड में जो बोल पाई थी, उसे सुनने के बाद उस लड़की के भी होश फाख्ता हो जाते हैं और वह जल्दी से अपने पापा से कहती है कि पापा देखो, काव्या का मैसेज आया है, कुछ ना कुछ बात गड़बड़ हो गई है। जैसे ही उस लड़की यानी कि काव्या के ताऊ जी ने यह बात सुनी, तुरंत ही उन्होंने जबलपुर में अपने कुछ दोस्तों को मैसेज किया। दरअसल जो आदमी मारा जाता है उसका नाम होता है राजकुमार विश्वकर्मा, जो कि रेलवे में एक बड़ा अधिकारी होता है। उसका ही एक 8 साल का बेटा होता है। यह दोनों घर में मर चुके थे। वह जो कातिल है उस लड़की को अपने साथ लेकर निकल जाता है। अब काव्या का मैसेज उसके ताऊ तक पहुंच जाता है, ताऊ के दोस्त तक पहुंचता है और दोस्त फिर पुलिस को फोन करते हैं। और पुलिस जब मौके वारदात पर पहुंचती है, घर के अंदर 2 लाशें मिल जाती हैं और तत्काल प्रभाव से इन लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब यह तलाश करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार इस घर की बेटी कहाँ है। दरअसल जो राजकुमार विश्वकर्मा की पत्नी होती है, वह 2023 को राजकुमार विश्वकर्मा ट्रैवलिंग के लिए गए होते हैं। उसी दौरान उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब घर में सिर्फ 3 सदस्य बचते हैं, बाप, बेटा और बेटी। बेटी को लेकर रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों की चिंता बढ़ने लगती है। कहाँ गई होगी, कौन लेकर गया होगा। मुकुल का नाम लिया जाता है। तब तो सोसाइटी के एरिया के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उन सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चल जाता है कि लड़की सुरक्षित है, लेकिन कातिल के साथ है। कातिल ने कत्ल क्यों किया और लड़की के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है,
अब हर कोई इस बात के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है। अब चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह इस डबल मर्डर की सूचना फैल जाती है। साथ ही जो पुलिस ने उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तो पता चलता है कि उस व्यक्ति के सर में इतने बार किए गए हैं कि सर की हड्डियां एकदम चकनाचूर हो जाती हैं। लड़के की हालत भी कुछ ऐसी ही होती है। अब पुलिस ने तमाम कोशिश की, जहां तक कोशिश कर सकते थे। काव्या जो लड़की होती है वो जब यहाँ से गई थी तो अपना मोबाइल छोड़ जाती है और अपनी माँ का मोबाइल लेकर जाती है। पिता का डेबिट कार्ड ले जाती है। लगभग 1,28,000 की रकम अलग अलग बार में निकाली गई होती है। पुलिस आखिरकार इस बैंक के अकाउंट नंबर को फ्रीज कर देती है, बंद कर देती है, ताकि पैसे की निकासी ना हो। और जहां जहां से पैसे निकल रहे थे पुलिस वहां पर जाती है। कभी वह उत्तराखंड तो कभी पश्चिम बंगाल और कभी किसी और प्रदेश में वह लगातार चक्कर काट रहे थे, अलग अलग प्रदेशों में। लेकिन ना तो वो कातिल मिल रहा था और ना वह लड़की मिल रही थी। कभी बस स्टॉप पर लड़का लड़की साथ दिखाई दे रहे थे तो कभी किसी जगह पर साथ दिखाई दे रहे थे। आखिरकार पुलिस थक जाती है। पुलिस ने न केवल पाकिस्तान के बॉर्डर पर बल्कि नेपाल के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी उनकी तलाश करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी लोकेशन वहां पर भी पाई जाती है। आखिरकार पुलिस को काफी वक्त बीत जाता है और वक्त बीतने के बाद धीरे धीरे करके 75 दिन बीत जाते हैं और पुलिस को ना तो यह लड़की मिलती है और ना ही कातिल मिलता है। एक दिन 28 मई 2024 को हरिद्वार में एक जगह लगती है। वहां पर एक लड़का लड़की दोनों फ्रेश हो रहे थे और एक व्यक्ति की उन पर नजर पहुंच जाती है। नगर रक्षा समिति, जो कि हरिद्वार की एक समिति होती है, उसी का एक सदस्य होता है। इस लड़का लड़की को वो देखता है और देखने के बाद, क्योंकि लड़की बेइंतहा खूबसूरत होती है और लड़का थोड़ा सा कम खूबसूरत होता है और आवारा टाइप का होता है, जिससे उन्हें शक होता है कि शायद यह लोग घर से भाग आए हैं। तभी वह उन दोनों को अपने पास बुलाता है और अपने पास बुलाने के बाद कहता है कि बेटा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ रहते हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तमाम तरह के सवाल पूछे तो लड़का लड़की कुछ सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो तभी उस नगर रक्षा समिति के जो व्यक्ति होते हैं, उसने हरिद्वार कोतवाली के जो SHO होते हैं सत्येंद्र सिंह, उनको फोन करता है और कहता है कि यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की थोड़ा सा संदिग्ध हालत में हैं, आकर आप इनको देख लीजिए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। उस लड़के और लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। वह पूछ रही थी कि तुम्हारा अपना एड्रेस क्या है, हम तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देते हैं। जैसे ही लड़की ने बताया कि वो जबलपुर की रहने वाली है और उसके पिता रेलवे में अधिकारी हैं, उस लड़की ने अपने घर की सारी बात साफ साफ बता दी। इसी बीच में जो लड़का होता है वह कहता है कि हमारा कुछ सामान अस्पताल के अंदर रह गया है, बस मैं हॉस्पिटल से सामान लेकर आता हूँ, आप हमें आराम से छोड़ देना। लेकिन लड़का उस सामान को लेने के बहाने वहाँ से भाग जाता है और जब वह काफी घंटे बीतने के बाद वापस नहीं आता है, तब पुलिस का शक बढ़ जाता है और पुलिस जब बाद में पूछता है तो उसके बाद फिर जबलपुर की पुलिस से संपर्क किया जाता है और आखिरकार जबलपुर की पुलिस कहती है कि यह तो कातिल है और यह लड़की तुम्हें मिल चुकी है। लड़का कहाँ है? वह लड़का तो भाग चुका है। अब लड़की को लेकर सीधा जबलपुर की पुलिस अपने पास आती है। लड़का तो जो कातिल था, आखिरकार कत्ल क्यों किया गया था, इसका पता लगाने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन कुछ सफलता अब तक नहीं मिली थी। आखिरकार 30 मई 2024 की रात लगभग 11:45 पर सिविल लाइन थाना पुलिस में एक लड़का, वही लड़का जिसका नाम मुकुल सिंह होता है, वह संतरी से जाकर बात करता है और कहता है कि मुझे SHO साहब से मुलाकात करनी है। उसके बाद वह अपने बारे में बताता है। वह कहता है कि मैंने 2 कत्ल किए हैं। तो
पुलिस ने उसको ऐसे गिरफ्तार किया जैसे पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए वाकई बहुत मेहनत की हो उसको पकड़ने के लिए, जबकि उसने खुद ही वहां आकर सरेंडर किया था। अब अगले दिन उसने पूरी घटनाक्रम की कहानी सुनाई। दरअसल जब लड़की का परिवार घूमने के लिए गया था और उस दौरान लड़की की मां की मौत हो जाती है, तभी बेटी जब घर पर अकेली रहती है और 16 साल की वह लड़की होती है, तो इसी बीच जो पड़ोसी होता है मुकुल सिंह, इससे वह थोड़ा मेल मिलाप करने लगती है। यह दोनों दोस्ती कर बैठते हैं। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लड़का जिम जाया करता था। ज्यादातर बताते हैं कि वह आवारागर्दी किया करता था। उस लड़की के वह थोड़ा करीब पहुंच जाता है और यह बात उस लड़की के पिता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए लड़की के पिता को इतना गुस्सा आता है कि वह सितंबर 2023 में इस लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर देते हैं और पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार करने के बाद जेल में भेज देती है। और लड़का यह जब जेल जाता है, जेल से जमानत मिलकर 6 महीने के बाद वापस आता है, तो इसके मन में एक गुस्सा पल रहा था कि वह उस आदमी से अपनी बेइज्जती का बदला हर हाल में ही लेकर रहेगा। आखिरकार वह लड़की से भी किसी न किसी बहाने से सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करने लगता है और बातचीत करने के बाद फिर उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है और यहीं से यह हत्या का पूरा प्लान बनाते हैं। और प्लान बनाने के बाद कुछ ऐसी जरूरी चीजें खरीदते हैं, कटर मशीन खरीदते हैं, पॉलीथीन खरीदते हैं, चाकू वगैरह खरीदते हैं। इस तरह का सामान खरीदते हैं ताकि उनका मकसद था कि वह हत्या करेंगे। 14 मार्च 2024 को सारा सामान खरीदकर एक निश्चित स्थान पर रख देते हैं और 15 मार्च 2024 को यह लड़का कटर मशीन से दरवाजे को काटता है और घर के अंदर प्रवेश करता है। इसका मकसद यह था कि वह उनकी हत्या करेगा, उनके शवों को टुकड़े करके फिर कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देगा। लेकिन जिस तरह से उसने हत्या की थी, पूरे घर में ब्लड फैल जाता है। उस ब्लड को देखकर वह डर जाता है और लड़की से कहता है कि मैं इनके टुकड़े नहीं कर सकता, इसीलिए इन्हें यहीं छोड़ना पड़ेगा। लड़की अपनी प्रेमी की मदद से भाई को फ्रिज में बंद कर देती है और पिता को एक पॉलीथीन में पैक करने के बाद घर में छोड़ देती है, साथ ही एकदम से दुर्गंध ना उड़ जाए इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी चीजें घर में फैलाई थी जैसे खुशबू फैल सके, उसके लिए अगरबत्ती वगैरह जलाई थी और साथ ही साथ जाते जाते एक मैसेज करके गई थी। यह मैसेज करवाया गया था ताकि सारा का सारा आरोप लड़के के ऊपर आ जाए। भविष्य में अगर पुलिस पकड़ती तो वह अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता था। हालांकि पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, उससे कारण पूछा। उसने कहा उसका भविष्य में इरादा यह बन चुका था कि वह लड़की के पिता को तो मारता ही मारता। एक पड़ोस में एक महिला रहती थी जो उनकी रिश्तेदार थी, अक्सर उन्हें टोका करती थी। उसका इरादा था कि वह उस महिला को भी मारता। साथ ही एक और पड़ोसी था जो अक्सर उसे टोका करता था, वह उसे भी मारना चाहता था। और एक महिला एसआई होती है जो कि उस लड़के को गिरफ्तार करती हैं, उसकी एक बार बेइज्जती करती हैं, इसीलिए वह उस महिला दरोगा को भी मारना चाहता था। उसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह जो सारी पूरी की पूरी कहानी है उसकी प्रेमिका इस बात की पोल ना खोल दे, इसीलिए वह प्रेमिका को भी मारना चाहता था। यानी कि वह जो लड़का 8 साल का होता है वह उसको नहीं मारना चाहता था, लेकिन जो प्रेमिका होती है बाद में वह उसको मारना चाहता था। यह कहानी कुछ इस तरह से ही बनती चली जाती है। 2 मर्डर हो जाते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस इस मामले की और जांच पड़ताल में जुटी है। किन किन लोगों ने उनकी मदद की है। दरअसल यह भी पता चलता है कि यह लड़का अलग अलग शहरों में घूम रहा था। जैसे यह सबसे पहले कटनी, इंदौर, पुणे, यहाँ से फिर बेंगलुरु जाते हैं और बेंगलुरु जाने के बाद वह अपने दोस्त के पास रहता है। दोस्त अचानक से उसका बैग चेक करने लगता है तो पता चलता है कि
उसके बैग में कुल्हाड़ी मौजूद है। इसके बाद दोस्त उससे पूछता है कि तुम इसका क्या करते हो? तो मुकुल कहता है कि मैं 2 कत्ल करके आया हूँ। तभी बेंगलुरु वाला दोस्त उसे अपने घर से निकाल देता है और कहता है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु से फिर वह कोलकाता पहुँचता है, गुवाहाटी जाता है, झांसी जाता है, मथुरा जाता है, वृंदावन जाता है और आखिर में वह हरिद्वार पहुँच जाता है, क्योंकि उनके पास जितने पैसे थे वह लगातार खर्च हो चुके थे। जब पैसे उनके पास खत्म हो जाते हैं तो वह ऐसी जगह पर जा रहे थे जहाँ पर उन्हें आसानी से रहने की जगह मिल जाए और जो टूरिस्ट प्लेस हो जहाँ पर उन्हें फ्री में खाना भी खाने को मिल जाए, उनका पेट भी भर सके। लेकिन इस तरह की जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। यही होता है कि आखिरकार वो पकड़े जाते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाए जाने का कारण किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।